अरे कैमरा नहीं, कैमरा नहीं, अरे कैमरा नहीं, अरे अरे नहीं भाई। ऊजी आने के मेरे लिए दो रीजंस थे। एक तो ऑब्वियसली माचा, जो मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ ही ट्राई करनी थी, और दूसरा है ये टेम्पल, ब्योदो इन टेम्पल। अब मैंने जापान में बहुत सारी वेंडिंग मशीन्स देखी है, बट पहली वेंडिंग मशीन्स देखी है जो माचा प्रोडक्ट्स निकाल रही है। आजू बाजू शॉप्स है जो सब मतलब माचा बेच रही है। तो एक चीज़ का रियलाइजेशन अब हो रहा है कि एग्जैक्टली जो माचा की स्मेल है ना, वो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज मैं करने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट डे ट्रिप जापान में। अभी मैं अपने होटल में था ओसाका में, और मैं निकल गया हूँ सबसे पहले नारा के लिए। नारा बहुत ही फेमस जगह है और ये फेमस है अपने डियर पार्क्स के लिए। और नारा से मेरा प्लान है जाने का ऊजी में, जो है जापान की माचा कैपिटल। माचा जो सबसे पहले जापान में आई है और जहाँ जापान में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी माचा मिलती है, वो है ऊजी। तो मेरा ये दोनों जगह कवर करने का प्लान है आज एक ही दिन में। और जैसा कि मैंने बताया, मैं हूँ ओसाका में। सो अभी चलते हैं स्टेशन की तरफ। अभी टाइम हो रहा है 8:22। सुबह के 4 बजे तक तो बारिश पड़ ही रही थी, और अभी पानी सूख गया आई गेस, क्योंकि सारे सैनिटेशन वर्कर, सफाई कर्मचारी भी देखो अब आ रहे हैं। नॉर्मली ये लोग सारे अर्ली मॉर्निंग ही आ जाते हैं जापान में। 8 बजे जापान में अर्ली मॉर्निंग नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली जो ऑफिस का टाइम है वो 8-9 बजे से शुरू हो ही जाता है। कल का दिन वैसे तो मेरा वेस्ट हो गया, बट सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ हुई। जो मैंने पहले होटल लिया हुआ था ना, वो डॉटनबरी एरिया में लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि पहली 1-2 रातें तो मुझे डॉटनबरी एरिया के आसपास ही स्पेंड करनी, क्योंकि काफ़ी लाइवली एरिया है पर काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया भी है। तो मैंने जो वहाँ पे होटल लिया हुआ था, पॉइंट्स पे लिया हुआ था, बट 2 दिन के बाद मुझे वो होटल चेंज करना था। अब जो मैंने दूसरा होटल लिया है, जो हॉलीडे इन ग्रुप का है, वो भी मैंने पॉइंट्स पे लिया है, पर अभी न्यू ईयर और क्रिसमस के अराउंड काफ़ी ज़्यादा सेल चल रही है। सो मुझे 11,000 पॉइंट्स पे रूम मिल रहा है एक दिन का। और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे स्वीट अपग्रेड भी मिल गया। तो अभी तक का जो जापान का मेरा सबसे अमेजिंग और सबसे बढ़िया रूम रहा है, वो ये रहा है हॉलीडे इन में, जहाँ मुझे ये इतना बड़ा स्वीट मिला है, जिसके अंदर किचन है, माइक्रोवेव है, पर्सनल लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग मशीन है, बाथटब है। मतलब इतना बड़ा रूम मैंने ओसाका में, जापान में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सो दिस इज़ द ओनली गुड थिंग जो मेरे साथ कल हुई है। तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया बारिश की वजह से, बट ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। जापान में अगर टोक्यो, क्योटो या ओसाका में हो और सुबह 8 से 9 बजे के बीच में वीकडे पे अगर मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो, तो बी प्रिपेयर्ड, बहुत ज़्यादा भीड़ बनने वाली है, क्योंकि पूरा ऑफिस क्राउड उस समय, सब ऑफिस जा रहे होते हैं और सारे स्टेशंस जैम पैक्ड। अभी मैंने अपने होटल के पास, जो कि शिन ओसाका स्टेशन के पास है, वहाँ से मैंने सबवे ली थी, और अब मैं पहुँच गया हूँ नाम्बा स्टेशन पे। अब यहाँ से मुझे लेनी है एक एक्सप्रेस ट्रेन, जो मुझे डायरेक्टली पहुँचाएगी नारा के डियर पार्क तक। सो टोटल एक ट्रेन चेंज करी है मैंने, क्योंकि नाम्बा स्टेशन से ही डायरेक्ट एक्सप्रेस ट्रेन मिलती है। तो अब सबसे पहले वो एक्सप्रेस ट्रेन का प्लेटफॉर्म ढूंढना है। ये जो लिखा है ना ऊपर, किनटेत्सु लाइन, ये है जो नारा लेके जाती है। वैसे बहुत ही आसान होता है, क्योंकि अगर गूगल मैप्स पे डाल दोगे ना अपनी लोकेशन, तो वो बता देता है कि नियरेस्ट स्टेशन कौन सा लेना है, कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है। तो काफ़ी कन्वीनियंट है। मैं भी खुद गूगल मैप से ही देख के ट्रैवल कर रहा हूँ। सो ये आएगी 23-24 पे। अब मुझे 23 या 24 प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पे अगली ट्रेन है। और नारा जाने के लिए ना कोई अलग से टिकट नहीं लेनी पड़ती। ये जो स्वीका कार्ड होता है, इसी को बस टैप करना होता है, और इसी से ही नारा की जो ट्रेन होती है, रैपिड एक्सप्रेस ट्रेन, उसमें बैठ सकते हो। क्योंकि काफ़ी लोगों को ना कन्फ्यूजन होता है कि नारा जाने के लिए अलग से टिकट खरीदनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं।
इस प्लेटफॉर्म पे आएगी नारा की ट्रेन, पर भीड़ लगी हुई है। 危険ですから黄色の点字ブロックまでお下がりください。この電車 सो टोटल टाइम लगा है 90 मिनट्स मुझे पहुंचने में, जिसमें से 15-20 मिनट तो मैं रुक गया था ब्रेकफास्ट के लिए। और वन वे की जो मेरी कॉस्ट लगी है ना यहाँ तक आने की, वो लगी है रफली 625 रुपीज़। ओसाका या क्योटो से ना नारा जाने के लिए और भी ट्रेन्स अवेलेबल होती है, कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी चलती है जिनमें ज़्यादा कंफर्टेबल सीटिंग होती है, और कई जगह तो प्राइवेट कंपार्टमेंट भी होते हैं, पर वो ट्रेन्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। मैंने चेक करी थी 1-2 ट्रेनें, एक दिन पहले तो उनकी टिकट्स अवेलेबल भी नहीं थी, प्लस जो उनका फेयर आ रहा था वो रफली वन साइड का 2000 रुपये के आसपास आ रहा था। अब मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने ये नॉर्मल ट्रेन ले ली, तो इसमें सबवे का भी फेयर इंक्लूड करके बता रहा हूँ कि मेरे होटल से लेकर यहाँ तक का मैंने कुछ 625 रुपीज़ पे किया है। अभी नारा पार्क 5 मिनट दूर है और डियर दिखने शुरू हो गए हैं। ये देखो, हेलो हेलो, ओ यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। भाई बहुत सारे हैं यहाँ तो पूरा एरिया भरा हुआ है, भरे हुए हैं डियर्स। मुझे लग रहा था ऐसे थोड़े से होते हैं, लाइक 5, 6, 7, 8। ये देखो पूरा पार्क कितने डियर से भरा हुआ है। ओए एक छींक रहा है। तो भाई मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मैंने अभी तेरा खाना नहीं लिया। अरे नहीं लिया तेरा खाना अभी मैंने। अरे ओ भाई, ओ मैं एक से पीछे हो रहा था और एक मेरे पीछे आ गया, मैं टकरा गया उसके अंदर। थैंकफुली काटा नहीं उसने मुझे। 1-2 क्लिप्स देखी है मैंने यूट्यूब पे जहाँ पे ये थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, तो काफ़ी देख के चलना पड़ रहा है। नारा जापान की फर्स्ट परमानेंट कैपिटल थी। इससे पहले जापान का कैपिटल बार बार शिफ्ट होता रहता था, पर यहीं पहली बार जापान ने डिसाइड किया कि अब हम रुकेंगे, प्लान करेंगे और एक सिस्टम बनाएंगे। और नारा की सबसे नोटिसेबल चीज़ डियर है, और ये सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। जापान का एक नेटिव बिलीफ सिस्टम है जिसे शिंटो कहते हैं। शिंटो का बेसिक आइडिया ये है कि नेचर के अंदर सेक्रेड प्रेजेंस होती है जिसे कामी बोला जाता है। कामी माउंटेन्स में भी हो सकती है, ट्रीज, रिवर्स और कुछ जगहों पर जानवरों में भी पाई जाती है। नारा में एक बहुत पुरानी कहानी, जिसे लोग सच भी मानते हैं, कि कहा जाता है कि डेटी यहाँ पर वाइट डियर पर आया था, इसलिए डियर को यहाँ कामी का मैसेंजर्स माना गया है। टूरिस्ट तो यहाँ बहुत बाद में आए हैं, लेकिन डियर्स यहाँ पहले से ही थे। इसी वजह से डियर यहाँ फ्रीली रोम करते हैं। उनका बिहेवियर पोलाइट लगता है, पर ये मैनर्स नहीं, ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ को एग्जिस्टेंस का रिजल्ट है। और शायद इसीलिए नारा आज भी लाउड नहीं लगता। ये शहर रश के लिए बना ही नहीं है, ये पूरे बैलेंस के लिए बना है। जानवर यहाँ फ्रीली घूमते हैं, आज़ाद हैं, पर बेलगाम नहीं। अरे कैमरा नहीं, अरे कैमरा नहीं, अरे नहीं भाई।
भाई ये मेरे कैमरे में बाइट कर रहा था। डियर पार्क से तो मैं निकल गया हूँ क्योंकि बारिश होने लग गई है और यहीं से पास में 15 मिनट की वॉक पे है टोडाईजी टेम्पल, जो कि फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल है। अब मैं पहले वहाँ जा रहा हूँ। बारिश रुक जाए तो बस सब लोग ना यहाँ घुस गए। ये मतलब एक अंडरग्राउंड सबवे वॉक है। बारिश बंद होती तो सब निकलेंगे। अब ये देखो कैसा मौसम हो रहा है। थोड़ी धूप भी निकली और इतने काले बादल आ गए हैं। अभी अपडेट में आ गया कि थोड़ी देर में बारिश शुरू होने वाली है। अब एक साइड में पूरे बादल हैं और यहाँ देखो, यहाँ पूरी धूप निकली हुई है और फिर भी बारिश हो रही है। विंटर्स में घूमने में मज़ा तो बहुत आता है, बट यही प्रॉब्लम है कि कभी भी बारिश, स्नोफॉल तो इस रीजन में होती नहीं है। अभी नॉर्दर्न जापान में होती है और अभी हो भी रही है, बट बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा वेदर है। कोई नहीं, जो भी थोड़ा बहुत निकाल पा रहे हैं इसमें से टाइम, उसमें से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि यार आज जो भी पॉइंट्स है सारे कवर कर लेता हूँ। उस एंड से नारा पार्क शुरू हो रहा है और ये देखो कितना बड़ा है और पूरे पार्क में डियर्स घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और ये जो आगे बिल्डिंग देख रहे हो ये है म्यूजियम, डियर पार्क म्यूजियम। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नारा बहुत साल पहले जापान की कैपिटल सिटी हुआ करता था, अराउंड 700-800 एडी के अराउंड। और अब नारा बिल्कुल ही सालों पीछे चल रहा है। पीछे इसलिए चल रहा है क्योंकि नारा के लोगों ने खुद चूज़ किया कि हमें कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहिए, जैसा है हमारा शहर वैसा ही रहना चाहिए। और अभी भी देखो, अगर मैं वो डियर पार्क का एरिया हटा दूँ और बाकी एरियाज़ में घूमूँ जैसे मैं अभी घूम रहा हूँ, पूरा एरिया खाली है। ये देखो, स्ट्रीट्स पे हार्डली कोई बंदा दिखता है और जो दिख भी रहे हैं वो भी टूरिस्ट हैं। नारा में हर जगह डियर मिलेंगे। मैं अभी टोडाईजी टेम्पल पे आया हूँ और यहाँ पे भी काफ़ी सारे डियर घूम रहे हैं। कुछ डियर तो फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं बाकायदा। टोडाईजी नारा में लोकेटेड एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये 752 एडी में एम्परर शोमू के टाइम पे बनाया गया था। उस वक्त जापान एक सीरियस क्राइसिस फेज से गुजर रहा था। एपिडेमिक्स, फेमीन्स, नेचुरल डिजास्टर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसीलिए टोडाईजी सिर्फ पूजा के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि बुद्धिज्म को एक नेशनल यूनिफाइंग फोर्स की तरह यूज़ किया गया। इस टेम्पल के अंदर जो ग्रेट बुद्धा डाइबुत्सु है, वो 15 मीटर ऊंचे ब्रॉन्ज स्टैचू है। ये स्टैचू वैरिकेना बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पर्सनल विशेस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का बैलेंस। जब ये हॉल पहली बार बना था तब यह दुनिया का सबसे बड़ा वुडन स्ट्रक्चर था। इसका साइज जानबूझ के इतना बड़ा रखा गया ताकि हर इंसान एक ही सिंबल के सामने खड़ा हो। टाइम के साथ फायर्स, वॉर्स और अर्थक्वेक ने इसे डिस्ट्रॉय किया, लेकिन जापान ने इसे छोड़ा नहीं, हर बार इसे रीबिल्ड किया। आज जो स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ वो 1709 के अंदर का रीबिल्ड वर्जन है। ये ओरिजिनल से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आज भी इसकी उतनी इम्पोर्टेंस है। एक टाइम पे टोडाईजी पूरे जापान का बुद्धिस्ट टेम्पल्स के नेटवर्क का हेड टेम्पल था, जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। आज ये जगह सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं बल्कि जापान की हिस्ट्री का एक सॉलिड स्टैंडिंग प्रूफ है।
और ये साइट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। टेंपल से बाहर निकलते ना एक छोटी सी मार्केट बनी हुई है, काफ़ी क्यूट से यहाँ पे कीचेन्स और सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे हैं, जो मैं गाचापोन से निकाल रहा था ना उसी टाइप के मिल रहे हैं। तो ये था नारा का पूरा एक्सपीरियंस। बट अभी भी आज की जर्नी काफ़ी बची है, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ ऊजी। ऊजी फेमस है सबसे पहले तो माचा के लिए। इसे माचा कैपिटल बोला जाता है पूरे जापान का। जितनी भी हाई क्वालिटी माचा है वो ऊजी में ही बनती है और सबसे ज़्यादा ऊजी से ही सेल होती है, क्योंकि ऊजी जिस जगह पे लोकेटेड है ना वो एक माउंटेन रीजन के आसपास लोकेटेड है। तो वहीं पे सारी माचा इनिशियली पहले सोर्स हुई थी और अब जितनी भी माचा है मेनली उधर ही बनती है। अब ये बात सही है कि जापान में आपको हर जगह माचा मिल जाएगी, डैट इज़ ट्रू। और काफ़ी जगह पे जापान में अच्छी क्वालिटी माचा ही मिलती है, एंड ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ मिलती है उससे तो लाख गुना बेटर क्वालिटी। बट उसमें से भी कहा जाता है कि ऊजी में बेस्ट क्वालिटी, जिसे सेरेमोनियल ग्रेड माचा बोला जाता है, वो ऊजी में मिलती है सबसे ज़्यादा, और यहाँ की बहुत फेमस भी है। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं द माचा कैपिटल ऑफ जापान। तो अभी मैं नारा में हूँ और यहाँ से ऊजी जाने के लिए मैं डायरेक्ट ट्रेन लूँगा, जो लगाएगी कम से कम 1 घंटा। और ये ट्रेन मुझे नारा स्टेशन पे ही मिलेगी, जिस स्टेशन पे मैं उतरा था ओसाका से आते हुए। और वो स्टेशन यहाँ से कम 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, अराउंड 1.5 किलोमीटर। मैं बस भी ले सकता हूँ, बसेस भी अवेलेबल है अगर कोई वॉक नहीं कर सकता है उसके लिए। बट मैं वॉक अभी करना चाहता हूँ और टाइम भी मेरे पास बहुत ही है, तो मैं आराम से चलते चलते चल रहा हूँ। रास्ते में कुछ अगर खाने पीने का दिख गया तो वो भी एक्सप्लोर कर लूँगा, नहीं तो ऊजी जाके ही कुछ ट्राई करूँगा। फाइनली ऊजी पहुंच गया हूं और ऊजी का जो व्यू है, आई मीन स्टेशन से उतरते ही ब्रेथ टेकिंग, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। ये देखो जस्ट सामने रिवर व्यू है। नारा से यहाँ तक आने के लिए मुझे सिर्फ 300 रुपये लगे, डायरेक्ट ट्रेन थी और 300 रुपये में यहाँ ऊजी पहुँच गया हूँ। अब ट्राई करेंगे यहाँ पे कुछ माचा के प्रोडक्ट्स और देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। मैंने पर्सनली कभी माचा ट्राई नहीं करी है, तो मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम होगा कि मैं माचा ट्राई कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जापान में ही, टोक्यो में ही सैंसोजी टेम्पल पे माचा का एक पफ खाया था, पर उसमें वो क्रीम फिलिंग थी और मुझे माचा का एक्चुअल टेस्ट भी उसमें पता नहीं लगा, क्योंकि सिंस क्रीम पफ है उसको मीठा बनाया जाता है। तो आई कैन नॉट से कि माचा का टेस्ट कैसा होता है, बट हाँ मैंने एक बस वो क्रीम पफ खाया है। तो पहली बार ऑथेंटिक माचा ऊजी में, और इनफैक्ट जापान में मैं पहली बार आज ही ट्राई कर रहा हूँ। इंडिया में भी मैंने कभी माचा ट्राई नहीं करी है, पर हाँ लोगों से मिक्स्ड रिव्यूज़ सुने हैं, किसी को बहुत पसंद है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखते हैं मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, पहले टेस्ट करेंगे उसके बाद। यहाँ पे आते ही बहुत सारी शॉप्स है, पर मैं जिस शॉप पे जाना चाहता हूँ वो ये सामने वाली शॉप है। इसको सुन टी शॉप बोला जाता है और ये बहुत फेमस है जापान में। अभी शायद मैं सही टाइम पे आया हूँ क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है और मे भी ज़्यादा लोग नहीं है, तो लेट्स ट्राई। सबसे पहले तो आता ही ये ग्रीन टी सर्व कर दी है कॉम्प्लीमेंट्री, बाकी एक बार मेन्यू चेक करता हूँ। ये तो नॉर्मल ग्रीन टी है। भाई इस रेस्टोरेंट में तो सब कुछ माचा का मिल रहा है। माचा टी, माचा स्वीट्स, माचा डम्पलिंग, माचा बीन पेस्ट, और यहाँ पे देखोगे तो माचा सोबा विद कोल्ड डिपिंग सॉस और माचा नूडल्स विद वाइल्ड वेजिटेबल्स। ये रही माचा आइसक्रीम, और ये भी कोई मिनी पार्फे, माचा टोयो मोकाशी और माचा डम्पलिंग। यहाँ पे भी सेट है टी के और डम्पलिंग्स के और डिज़र्ट के, तो मैं एक तो टी ट्राई करूँगा और एक आइसक्रीम ट्राई करूँगा।
ये रही माचा टी और साथ में आइसक्रीम। थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है मेरा, बट अब मुझे दोनों ही ट्राई करना था। तो टाइम आ गया है फीडबैक का। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये शॉप बहुत बढ़िया है और यहाँ पे काफ़ी टाइप की माचा मिल रही है, हर ग्रेड की माचा मिल रही है। जो टॉप क्वालिटी माचा होती है उसे बेसिकली बोला जाता है सेरेमोनियल ग्रेड माचा। अब मैंने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए 2-3 पैकेट माचा ले ली क्योंकि उनको बहुत पसंद है। अब मैं अपना फीडबैक देता हूँ। मैंने 2 चीज़ें मंगाई थी, एक चाय और एक आइसक्रीम, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और अब तो बारिश शुरू हो गई, तो इसलिए चाय तो मैं फटाफट 2-3 घूंट पी गया। बट उसके बाद मुझे टेस्ट का रियलाइजेशन हुआ और नॉट फॉर मी। सेम वे में आइसक्रीम भी, क्योंकि मीठा होता है तो स्टार्टिंग में पता नहीं लगता, पर जब मैं अच्छे से खाने लगा तब मुझे उसके टेस्ट का रियलाइज़ हुआ। तो या तो मैं माचा के लिए नहीं बना या तो माचा मेरे लिए नहीं बनी। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 3 टाइप के लोग हैं। एक तो जिनको माचा बहुत पसंद है, सेकंड जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है, और थर्ड जो जानते ही नहीं है। तो मैं थर्ड कैटेगरी में था, पर अब मैं सेकंड में आ गया हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे माचा पसंद है, मैं ग्रीन टी तक ही सीमित हूँ। ग्रीन टी का टेस्ट मैं इन्जॉय कर लेता हूँ, बट माचा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसेंस है और एक नोट है और थोड़ी बिटरनेस ज़्यादा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेहंदी होती है ना, जो हमारे यहाँ घरों में वो मेहंदी होती है, वो उसकी मुझे फ्रेगनेंस आ रही थी। अब मैंने वो भी खाई तो कभी नहीं, पर वो ऐसे टेस्ट में मुझे बार बार लग रहा था कि मैं मेहंदी खा रहा हूँ। सो नॉट फॉर मी। अब यहाँ से निकलता हूँ। अब बहुत तेज़ ही बारिश हो रही है, पर कोई बात नहीं, जो देखने आया हो वो देख कर ही जाऊँगा। मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड हो के आया था। मेरे पास एक अम्ब्रेला है, पर अभी वो अम्ब्रेला खोलते हुए भी ख़राब हो गया। मतलब ये खुल तो गया, ये बंद नहीं हो रहा है। अब तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, बट ठीक है। ये सारी शॉप्स माचा की है। इस पूरे एरिया में माचा की शॉप्स भरी हुई है और सिर्फ माचा नहीं मिलता, आई मीन माचा रिलेटेड सब कुछ मिल रहा है। सोबा, नूडल्स, रामन, सब कुछ, ग्योज़ा। जिस शॉप पे अभी मैं था वहाँ का मेन्यू देखा था ना, वहाँ पे सब कुछ मिल रहा था। माचा आइसक्रीम, माचा टी के अलावा माचा के इतने सारे आइसक्रीम के ऑप्शंस थे, साथ में सोबा नूडल्स थे वहाँ पे भी। यहाँ पे भी माचा का क्या क्या मिल रहा है। माचा कस्टर्ड, माचा केक्स, मोची माचा। ये देखो, ऊजी माचा स्ट्रॉबेरी ट्रूफल, ऊजी माचा कैपुचिनो, माचा लाटे। ये मेरे को ना कॉफ़ी पीने का मन है, पर मैं दोबारा माचा ट्राई करने के मूड में नहीं हूँ। ठंड बहुत हो गई है तो मेरा ना कॉफ़ी पीने का मन है, पर माचा लाटे देख के मैं थोड़ा सा ना पीछे हट गया। मैं नहीं, हो गया। यहाँ लग रहा है माचा ना ग्राइंड हो रही है, पर ये ऑफिशियल वे नहीं है, स्टोन ग्राइंडिंग होती है। अब हो सकता है इन्होंने स्टोन ग्राइंडिंग की मशीन लगा रखी हो अंदर। देखो, प्रोसेस तो वही होता है, पर हैंड ग्राइंडिंग का टेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर घर में किसी की चटनी बनती है, तो अगर तुम ग्राइंडर में चटनी बनाओगे, मिक्सर ग्राइंडर में, तो एक अलग टेस्ट होगा। लेकिन काफ़ी घरों में, मुझे नहीं पता, कि ओल्ड तरीके से चटनी बनती है जहाँ पे वो स्टोन के थ्रू ग्राइंडिंग की जाती है। उससे अगर चटनी बनाओगे तो टेस्ट अलग ही होगा। तो सेम चीज़ है, मतलब चटनी का कंपैरिजन गलत है, पर एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ऊजी आने के मेरे लिए 2 रीज़न्स थे। एक तो ऑब्वियसली माचा, जो मुझे फ़र्स्ट टाइम यहाँ ही ट्राई करनी थी, और दूसरा है ये टेम्पल, ब्योदो इन टेम्पल। ये जापान का काफ़ी प्रेस्टीजियस टेम्पल है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री है इस टेम्पल की। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ये जगह उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो लाइफ के क्योस से थक चुके थे। ये जो टेम्पल है ये अराउंड 1000 साल पहले बना था, जब लोग बिलीव करते थे कि डेथ के बाद एक पीसफुल दुनिया मिल सकती है। इसीलिए इसका मेन हॉल, जिसे फीनिक्स हॉल कहते हैं, ऐसे डिज़ाइन किया गया है जैसे एक परफेक्ट काम प्लेस हो, बिल्कुल पानी के बीच, एक सिमेट्रिकल वे में। अंदर जो बुद्धा जी की मूर्ति है ना, वो ये आइडिया रिप्रेजेंट करती है कि शांति सिर्फ भगवान से नहीं, एनवायरनमेंट से भी मिलती है। और ये प्लेस ना जापान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इसका आइडिया इस बात से लगाया जा सकता है कि टेम्पल जापान के 10 रुपये के कॉइन पे भी मिलेगा, आई मीन 10 येन के कॉइन पे। और आज ये सिर्फ एक रिलीजियस स्पॉट नहीं है बल्कि उजी की पूरी आइडेंटिटी है। और ये जगह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, ब्यूटीफुल और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मानी गई है। और अगर सही से देखोगे ना तो पानी में बिल्कुल इसकी रिफ्लेक्शन दिखती है। अगर सन ढंग से प्लेस्ड हो, आई मीन दिन के अराउंड 11-12 बजे के आसपास, तो बिल्कुल एक क्लियर इमेज दिखती है जहाँ से इसकी एक परफेक्ट इमेज पानी के अंदर भी विजिबल होती है। अभी तो शैडो दिख रही है। और जापान के लिए आज भी ये जगह इतनी पावरफुल और इतनी इम्पोर्टेंट मानी जाती है कि अभी तक 10 येन के सिक्के पे इसकी इमेज है। मेरे पास वो सिक्का नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर दिखा देता। मैं कोशिश करूँगा कि फ़ोटो लगा दूँ उसकी। तो 10 येन का जो सिक्का है उस पर इसकी इमेज आज भी बनाई हुई है। और आज भी 10 येन का जो सिक्का है उस पर इस एक्चुअली पैलेस को, इस टेम्पल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी ना मैं उजी से बस निकल ही रहा था कि मेरा ध्यान पड़ा एक वेंडिंग मशीन के ऊपर। अब मैंने जापान में बहुत सारी वेंडिंग मशीन्स देखी है, बट पहली वेंडिंग मशीन्स देखी है जो माचा प्रोडक्ट्स निकाल रही है। इसमें माचा आइसक्रीम है, माचा कस्टर्ड है, माचा पाउडर है, ये देखो, माचा पफ है। मतलब ये सिर्फ जापान में ही हो सकता है। जब मैं आ रहा था ना अभी स्ट्रीट से अराउंड 15 मिनट पहले तो बारिश हो रही थी, मेरा ध्यान नहीं था। अब बारिश बंद हो गई है तो अब ना मैं स्मेल कर पा रहा हूँ क्योंकि आजू बाजू हर तरफ शॉप्स है जो मतलब आजू बाजू शॉप्स है जो सब मतलब माचा बेच रही है। तो एक चीज़ का रियलाइजेशन अब हो रहा है कि एग्जैक्टली जो माचा की स्मेल है ना वो मेहंदी टाइप है। मतलब इस पूरी लेन में चल के मुझे ना मेहंदी की स्मेल आ रही है और मैं बार बार सोच रहा हूँ कि हाँ मेहंदी कौन लगा रहा है, लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि यस, माचा का जो ऑफिशियल फ्रेगनेंस और मुझे लगता है टेस्ट भी है ना वो थोड़ा मेहंदी टाइप है। आज का ये डे ट्रिप का एक्सपीरियंस पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक तरफ नारा जहाँ पे डियर पार्क और इतनी सारी हिस्ट्री, और फिर दूसरी तरफ ये उजी का एरिया जहाँ पे माचा का बर्थ प्लेस कह सकते हैं। और साथ में ये लास्ट का जो ये टेम्पल था ना ब्योदोइन, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। बट इसी के साथ टाइम आ गया है आज की इस वीडियो को एंड करने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये कंसेप्ट आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी ऐसी बहुत सी वीडियोज़ है और ऐसे अमेजिंग प्लेसेस हैं जापान में जो आने वाले हैं। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। और आप मुझे बता सकते हैं कि जापान में और कैसी जगहें हैं जो आप देखना चाहते हैं। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एक्साइटिंग जगह में जापान में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।